नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और मैं हूँ विनय। एंड स्वागत है आपका द स्टार्टअप टॉक शो चैनल पर। ये हमारे न्यूज़ सेगमेंट का 5th एपिसोड है और इसमें हम इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ स्टार्टअप वर्ल्ड के कुछ माइंड ब्लोइंग और फनी फैक्ट्स शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की हमारी पहली खबर है उबर के बारे में। द राइड हेलिंग फर्म उबर इज वर्किंग टू हायर 225 इंजीनियर्स इन इंडिया टू स्ट्रेंथन its tech team in the key overseas market after the months it eliminated thousands of jobs globally, according to a TechCrunch report. जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन के बाद उबर और ओला के सर्विस अभी रिज्यूम हो चुके हैं, तो उबर इंडिया 225 इंजीनियर्स हायर करने वाला है उनके टेक टीम स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया में। राइट, इस न्यूज़ की एक बैक स्टोरी है बेसिकली कि जब लॉकडाउन चालू होता है इंडिया में, बहुत सारे जो कैब सर्विसेज है जैसे ओला है, उबर है या फिर छोटे छोटे प्लेयर्स है, तो उनको सबको कैब सर्विसेज बंद करनी पड़ी थी। और उसके पीछे एक बहुत ही सीरियस रीज़न था क्योंकि इंडिया में जो पहला पेशेंट निकला था वो कैब का एक पैसेंजर था बेसिकली। तो इसकी वजह से लोगों के मन में भी एक डर सा हुआ था कि कैब में अगर आप जाएंगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। तो उसके बाद उबर ने ग्लोबली थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था और वही सब एम्प्लॉयज़ फिर एप्पल में या फिर गूगल में या फिर अमेज़ॉन में चले गए थे। तो ये ओवर द ईयर हुआ है कि उबर के जो एम्प्लॉयज़ है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है गूगल या फिर अमेज़ॉन है तो उसमें गए हैं। द रीज़न बिंग कि उनको लगता है कि अभी उबर का जो पाथ है वो क्लियर नहीं। और ये चीज़ इंडिया में ही नहीं, ये ग्लोबली भी वैसी ही है जैसे इंडिया में दिखाई जा रही है। और उबर ने नए 225 लोग हायर किए थे, जिनमें 140 लोग उन्होंने अप्रैल में ही हायर किए और अ, जो बचे हुए 85 लोग हैं वो अभी हाल ही में हायर करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारी अगली खबर है फेस्टिव सेल के बारे में। दिस ईयर्स फेस्टिव सेल कुड सी अ डिफरेंट अफेयर फॉर वेरियस ई कॉमर्स फर्म्स इन इंडिया एज द फेस्टिव सीजन begins in India. It is expected that all the major e-commerce firms will witness major sales of about 6.5 billion and a 34% year-over-year growth over the next 4 weeks. तो जैसे कि हमें पता है अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के शॉपिंग फेस्टिवल्स चल रहे हैं, उस इसमें इस साल 34% ग्रोथ देखने मिलेगी और सेल्स लगभग हमें $6.5 बिलियन का सेल्स देखने मिलेगा। राइट, तो कोरोना के चलते फिजिकल स्टोर जो है वो पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल बहुत सारी चीज़ें रेज्यूम हो रही है, लेकिन जो कस्टमर फुटफॉल है वो अभी भी बहुत कम है। और इसका मेजर रीज़न है इंटरनेट और जियो। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि सभी के स्कूल्स जो है वो शिफ्ट हो गए जूम पे। तो इसी के चलते हर घर में एक जियो का फ़ोन रहता है या फिर इंटरनेट कनेक्शन रहता ही है। तो वो एक्सेस जो है वो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में भी आ चुका है। और अगर हम सेल्स की बात करें तो इस दौरान एक्सपेक्टेड सेल्स है $6.5 बिलियन। ठीक है, मेरी अगली खबर है जॉब्स के बारे में। द कोविड-19 पेंडेमिक एंड द रिजल्टेंट लॉकडाउन कॉज्ड हैवॉक ऑन द ऑपरेशंस ऑफ इंडियन स्टार्टअप. However, the sector is showing signs of recovery in terms of funding and creation of jobs, with both expected to match and surpass pre-COVID numbers by the end of 2020, claims a report from TIE's Delhi NCR chapter and management consultancy Zinov. ठीक है, हमें पता था कि इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन के चलते जो इंडियन स्टार्टअप्स थे नए नए बहुत सारे, उनके ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और उस वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो चुके। पर अभी जैसे कि अनलॉक होते जा रहा है तो वैसे वैसे स्टार्टअप रिकवर होते जा रहे हैं और उनको फंडिंग भी मिलती जा रही है और उस हिसाब से वो लोग जॉब्स भी क्रिएट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2020। राइट राइट। और ये भी एक बात है कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था राइट विनय कि फेस्टिव सीज़न के दौरान बहुत सारे जॉब्स बाहर आएंगे। जैसे कि अभी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा है, तो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ रहेंगे या फिर जो उनका लॉजिस्टिक्स का जो पार्टनरिंग टीम्स है तो वो भी उनको और उनको जॉब मिलेगा। उनको जॉब मिलेगा, वो और बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने, भले ही ये डायरेक्ट जॉब ना हो, ये इनडायरेक्ट जॉब हो, इनडायरेक्ट जॉब लेकिन से पर जॉब क्रिएशन होगा। यस, लेकिन ये इकोनॉमी को ऐड करेंगे। तो ऐसे ही
रिपोर्ट आई है टाई से कि 25,000 डायरेक्ट जॉब्स जो है वो लोकल स्टार्टअप से मिलने वाले हैं। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप की फंडिंग भी बहुत कम रह चुकी है इस साल। इस साल की स्टार्टअप फंडिंग जनवरी टू मार्च में 2.84 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है और अप्रैल टू जून में 1.3 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है। तो हमें सीधा दिखने को आ रहा है कि 2.84 से 1.3 पे जा चुका है फंडिंग। तो स्टार्टअप मार्केट भी थोड़ा लो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग। और इसी को अगर हम कंपेयर करें 2019 से तो ओवरऑल 2019 में 14.5 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग हो चुकी थी और कंपैरेटिवली इस साल वो बहुत ही कम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली खबर है विराट कोहली के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड फैशन स्टार्टअप यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बेस प्राइवेट लिमिटेड इज रेजिंग रुपीज 19.3 करोड़ फ्रॉम टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली। स्पोर्ट्स टैलेंट मैनेजमेंट फर्म कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स LLP, which also represents Kohli, also participated in the round. बेंगलुरु बेस्ड फैशन स्टार्टअप है यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बेस प्राइवेट लिमिटेड USPL। उन्होंने विराट कोहली से 19.3 करोड़ रेज किए और एक स्पोर्ट मैनेजमेंट फर्म है कॉर्नरस्टोन LLP जो विराट कोहली को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट किया था। जो USPL है उन्होंने बेसिकली विराट कोहली का एक दूसरा ब्रांड है जिसका नाम है रॉ। USPL ने उनके साथ कोलैबोरेट भी किया था पास्ट में। और USPL की अगर हम बात करें तो एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है और वो 2017 में 163 मिलियन डॉलर्स को वैल्यू किया गया था। और विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं तो उन्होंने अभी इसमें इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम उनकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उनको लगभग 3046 शेयर्स मिले हैं जो कि अराउंड 13.76 करोड़ के हैं। और कॉर्नरस्टोन की अगर हम बात करें तो उनको 1236 इक्विटी शेयर्स मिले हैं जो कि लगभग 5.58 करोड़ के हैं। विराट कोहली और कॉर्नरस्टोन जो है तो वो उन्होंने ऑलरेडी USPL में पिछले टाइम इन्वेस्ट किया था और उनके साथ और भी बड़े बड़े नाम से जैसे एक्सेल पार्टनर्स है या फिर सचिन तेंदुलकर है जो कि एक प्राइम इन्वेस्टर रह चुके हैं USPL में। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अगली खबर है कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज इश्यूड नोटिसेस टू ई-कॉमर्स मेजर्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन फॉर नॉट डिस्प्लेइंग कंट्री ऑफ ओरिजिन and has given them 15 days to provide the details along with explanation. The MCA had added that action will be initiated against Amazon and Flipkart if they fail to provide the details on the delay. तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है जो कि MCA, उन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट को नोटिस इशू किए कि उनके प्रोडक्ट्स पे वो लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्प्ले नहीं करते कि पैकिंग पे वगैरह। तो और उनको अभी 15 डेज़ का टाइम भी दिया है कि जब तक वो डिटेल्स प्रोवाइड करें, एक्सप्लेनेशन दी कि वो ऐसा क्यों नहीं करते थे। राइट। तो थोड़ी एक बैक स्टोरी देता हूँ मैं। तो हाल ही में जैसे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था चाइना में और इंडिया में, तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने ये तय किया कि हेंसफोर्थ जितने भी ई-कॉमर्स पार्टनर्स है तो वो सब कंपलसरी कंट्री ऑफ ओरिजिन अपने प्रोडक्ट्स पे डालेंगे सो दैट कस्टमर्स को या फिर उनके यूजर्स है उनको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। और उसके बाद ये भी देखा था हमने कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐप्स भी बैन कर दी थी जैसे शेयरिट है या फिर PUBG है। अभी बहुत सारी जो वेबसाइट्स है जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। हमें वो दिखता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, लेकिन उनका जो पैकेजिंग मटेरियल है तो उस पर हमें ये दिखाई नहीं देता। तो इसके वजह से MCA ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, एक ड्राफ्ट बनाया है, उनको भेजा है और नोटिस भी भेजी है। और इसमें DPIIT भी शामिल है। तो DPIIT भी लूप में है, इसकी वजह से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे थोड़ा दबाव आ चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है OTT के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे इशूड अ नोटिस to the government, Ministry of Information and Broadcasting and Internet and Mobile Association of India IMMAI in a petition to regulate the over-the-top platforms, that is OTT platforms contents by an autonomous body. तो जैसे कि किसी ने तो PIL फाइल किया था कि जो OTT पे जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं उसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। तो उस पिटीशन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को और जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनको एक नोटिस दिया है और उनको कहा है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाए
जो ये सब कंटेंट को रिव्यू करेगी और फिर पब्लिश होगा। राइट। तो अगर हम बात करें OTTs की, तो इंडिया ने लगभग 55% हाइक देखा है इन ऑल स्ट्रीमिंग ट्रैफिक। इसका रीज़न फिर से वही है कि इंटरनेट हर घर में आया है, जियो हर घर में गया है, और प्राइजेस ऑफ इंटरनेट। और अगर हम यूज़र्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स जो है एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसको 182 मिलियन, जिसके पास ग्लोबली 182 मिलियन यूज़र्स है, जिसमें से 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके इंडियन बेस्ड है। और वही बात अगर हम हमारे लोकल जो OTT प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, जो कि डिज्नी ओन्ड है, तो वो क्लेम करता है कि उसके पास लगभग 8 बिलियन यूजर्स है। 15 इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने ऑलरेडी एक पैक्ट बनाया है जिसमें वो एक यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड अडॉप्ट करेंगे, और उन्होंने ये चीज़ को अग्री भी किया है, और वो मे भी गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो टाइप करके करेंगे। जैसे ऐप्स या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया था, तो मे बी ये ओवर द पीरियड ये भी होगा। ओके, तो ये थी हमारी टॉप स्टार्टअप न्यूज़। तो हमारे इस हफ्ते का फन फैक्ट है कोलगेट। तो कोलगेट आप सब लोगों को पता है, कोलगेट की टूथपेस्ट है या फिर पर्सनल केयर में है। तो उन्होंने 1806 में उनकी जर्नी जो स्टार्ट की थी, तो वो पहले सोप, स्टार्च और कैंडल फैक्ट्री से स्टार्ट की थी, जो कि एक डच स्ट्रीट बेस्ड कंपनी थी और न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली टॉप स्टार्टअप न्यूज़। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर कीजिए। और द स्टार्टअप टॉक शो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और उसी के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो दैट्स इट, कीप इन्वेंटिंग, बाय बाय।